हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको मॉक टेस्ट 2 आपको सॉल्व करवाऊंगा। मॉक टेस्ट 1 मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं, अपलोड कर चुका हूं, दोनों ही लैंग्वेजेस में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और मुझे उम्मीद है आपके आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा और आपको पसंद आ रहा होगा ये सीरीज, मॉक टेस्ट की सीरीज जो मैं अपलोड कर रहा हूँ IBPS क्लर्क प्री एग्ज़ाम के लिए। लेकिन इसमें मैंने जो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं ये ना केवल आपके प्री के लिए बल्कि मेंस के लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहेंगे और दोनों ही एग्ज़ाम में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी यदि आप रेगुलर बेसिस पे इन सारे मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो ये मॉक टेस्ट पार्ट 2 है और इसमें मैंने आपको टाइम दिया है, देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। टाइम टू बी टेकन 30 सेकेंड्स फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकेंड देना है और 30 सेकेंड से यदि आपको ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और ये 30 सेकेंड मैंने देखिए किस तरीके से निकाला है। आपको एग्जाम में 30 क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश के और उसके लिए आपका जो आइडियल टाइम है वो है 15 टू 16 मिनट। तो 15 मिनट मैंने लिया है और 15 मिनट को यदि 60 से मल्टीप्लाई करें तो 90 सेकेंड्स आएगा, 900 सेकेंड्स आएगा, 900 सेकेंड। और 900 सेकेंड में आपको 30 क्वेश्चन करना है, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको जो आइडियल टाइम स्पेंड करना है वो है 30 सेकेंड। और इससे ज़्यादा यदि आपको टाइम लग रहा है तो डेफिनेटली आप इंप्रूव करें, प्रैक्टिस करें और इस टाइम फ्रेम को जरूर आप ध्यान में रखें क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। आपने क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लिया लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम आपने लगा दिया तो वो आपके लिए यूजलेस रहेगा। तो इस मॉक टेस्ट में 15 क्वेश्चन है और आउट ऑफ 15 में आपकी परफॉर्मेंस और आपकी प्रिपरेशन जो रियल एग्जाम के लिए वो मेजर करके आपको बताऊंगा, अपना फीडबैक उसमें दूंगा। तो मॉक टेस्ट पार्ट 1 में आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और कमेंट सेक्शन में आपने अपना जो स्कोर है वो मुझे लिख के भेजा है और वो काफ़ी अच्छा स्कोर है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, इसमें से करीब 90% स्टूडेंट डेफिनेटली इसमें IBPS के फाइनल एग्जाम में सेलेक्ट होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह है सेक्शन 1, स्पॉटिंग एरर का सेक्शन है और इस मॉक टेस्ट में मैंने एक पैराजंबल भी समझाया है आपको, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा आप एंड तक देखिए, बीच में स्किप इसको आप प्लीज़ मत करिए। तो यह है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 वीडियो को आप पॉज कर दें और इसका आंसर आप लिखते जाएं, अपने एक कॉपी ले लें, उसमें अपने आंसर लिखते जाएं और वीडियो के एंड में अपने सारे मार्क्स जोड़ के मुझे आप फाइनल स्कोर आप कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। तो ऑल कंपनीज मस्ट send its annual report to its shareholders 21 day before the annual general board meeting। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको आप आराम से पढ़ें और 25 सेकेंड में 30 सेकेंड में आप इसका आंसर बताएं, इसका आंसर क्या है, उसके बाद में इसका आपको आंसर बताऊंगा। तो देखिए ये है ऑल कंपनीज यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है इट्स। तो ज्यादातर स्टूडेंट ने इसमें इसी में गलती बताई होगी, बी में गलती बताई होगी, लेकिन बी में आप गलती बताएंगे तो ये गलत मानी जाएगी क्योंकि यहां भी इट्स दिया हुआ है, इसमें सी पार्ट में भी इट्स है और बी पार्ट में भी इट्स है। ठीक है, तो यदि आप इसको ऑल कंपनीज रखते हैं तो यहां पर भी आपको देयर करना पड़ेगा और यहां पर भी देयर करना पड़ेगा, जो कि गलत होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि ऑल कंपनीज के स्थान पर आपको बोलना पड़ेगा आ कंपनी। ठीक है, आ कंपनी अगर आप रखेंगे तो आपका ये इट्स और ये इट्स ये सही रहेगा। तो इसका मतलब इसमें जो गलती मानी जाएगी इस सेंटेंस में वो ए में गलती मानी जाएगी। ठीक है, अ कंपनी मस्ट सेंड इट्स एनुअल रिपोर्ट टू इट्स शेयर होल्डर्स 21 डे बिफोर द एनुअल जनरल बोर्ड मीटिंग। तो ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है ये, और इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यदि आपने बी दिया है तो वो गलत है, इसका आंसर होगा ए। और यदि आपका आंसर ए है तो आप 1 नंबर लिख लें और यदि आपका आंसर गलत है तो 0.5 उसमें ईमानदारी से लिखें और अपना ईमानदारी से अपनी परफॉर्मेंस को आप मेजर करें। ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप पढ़ें पूरा। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ब्यूरो, सेंसस क्या होती है? जनगणना। ठीक है, सेंसस ब्यूरो मतलब जो जनगणना का काम करता है, हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है। According to the Census Bureau, India will have a more population than China by 2025। तो इसका आंसर आप बताएं, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा या बी होगा या सी होगा? ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं, इसका आंसर होगा आपका सी,
क्योंकि यहां पर ए नहीं लगेगा, क्योंकि पॉपुलेशन से पहले यहां पर ए नहीं लगेगा, पॉपुलेशन काउंटेबल नहीं है। तो ये जो ए लगा हुआ है ये गलत है और सी पार्ट में है, तो इसका आंसर मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो होगा आपका सी। ठीक है, ये है आपका स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन नंबर 3 and 4। वी प्लान टू सेल अ पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, देयरफॉर वी हैव टू रीपे आ लोन। इसको आप सॉल्व करें और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स में और मेंस में। तो इस सेंटेंस का मैं आपको आंसर बता रहा हूं। देखिए इस सेंटेंस में ग्रामर की ही वैसे मिस्टेक है, लेकिन देखिए इस सेंटेंस को आप यदि पढ़ें यहाँ से, वी प्लान टू सेल अ पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, हम अपने बिजनेस के एक पार्ट को बेचने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वी हैव टू रीपे अ लोन, क्योंकि इसलिए हम करना चाह रहे हैं क्योंकि हमें हमारा जो लोन है उसको रीपे करना है। तो हम अपने बिजनेस का एक पार्ट बेचना चाहते हैं क्योंकि हमें लोन को रीपे करना है। यहां पर जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है क्योंकि, ठीक है। और क्योंकि की जो इंग्लिश है वो है बिकॉज, देयरफॉर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको इस वर्ड को हटा के यहां पर बिकॉज लगाना पड़ेगा अगर यदि आप सेंटेंस को मीनिंगफुल और ग्रामेटिकली करेक्ट आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह के सेंटेंस आपके आईबीपीएस क्लर्क में बहुत आएंगे। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है और काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखिए आप सी। तो यदि सही है तो 1 नंबर दीजिए, अदरवाइज -0.5 आधा नंबर माइनस करिए। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। द स्टेट गवर्नमेंट हैज इशूड लाइसेंसेस टू फार्मर्स allowing them to sell its vegetable to hotels। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, इसको आप पॉज कर दें वीडियो को और आप सॉल्व करें। उसके बाद मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूं और इसका आंसर होगा ये जो पार्ट है डी में जो पार्ट दिया हुआ है, इट्स वेजिटेबल्स। देखिए ये वेजिटेबल्स जो हैं ये किसकी हैं, ये सब्जियां किसकी हैं? ये सब्जियां फार्मर्स की हैं, किसानों की हैं, और किसान क्या है, प्लूरल है। तो इसलिए यहां पर इट्स के स्थान पर आएगा देयर, और ये डी पार्ट में आपकी इसमें गलती मानी जाएगी। ठीक है, यहां पर ये जो अलाउइंग लिखा है ये सही है, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि दो एक्टिविटीज साथ में हो रही हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने लाइसेंस इशू किए हैं फार्मर्स को अलाउ करते हुए। ठीक है, अलाउइंग का यहां पर ये मतलब है कि अलाउइंग का जो काम है और जो इशू करने का काम है ये दोनों एक साथ हुए। मतलब गवर्नमेंट ने लाइसेंस इशू किए हैं अलाउ करते हुए फार्मर्स को कि वो अपनी सब्जी होटल्स में बेच सकते हैं। तो ये इस सेंटेंस का मतलब है। तो यहाँ पर ये जो इट्स दिया हुआ है, ये जो सब्जियां हैं ये किसानों की सब्जियां हैं, तो इसलिए यहाँ पर इट्स के स्थान पर आप लगाएंगे देयर, और क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा डी। ये सेक्शन 2 आ गया आपका। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जो कि नॉर्मली आपके ग्रामर पर बेस होते हैं, तो ये सेंटेंस आप पढ़ें और इसका आंसर बताएं कि ए, बी, सी, डी और ई। ई का मतलब है कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड। यदि सेंटेंस पहले से सही है और आपको लगता है कि ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली दोनों तरीके से सही है, तो आपका आंसर होगा उसमें ई। ठीक है, तो यहां पर मैं अब इसका आंसर बता रहा हूं आपको। 2 फेस्टिवल्स इन विच आई पार्टिसिपेटेड रिसेंटली ब्रॉड दिस होम पॉइंट टू मी फेयरली ड्रामेटिकली। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 फेस्टिवल हैं जिनमें मैंने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया, उनसे मैंने ये चीज़ सीखी या ये चीज़ क्लियर हुई मुझे। तो ये एक इडियम है, इसको हम बोलते हैं ब्रिंग द पॉइंट होम। ब्रिंग माने लाना, तो हम लाना किस चीज को हम ला रहे हैं, एक पॉइंट को लेके आ रहे हैं। हम पॉइंट को लेके आ रहे हैं मतलब उस चीज को हम सीख रहे हैं। तो ब्रॉड के बाद पॉइंट पहले लगेगा, इसमें ब्रॉड के बाद होम लगा हुआ है। ब्रॉड दिस होम पॉइंट गलत है, ब्रॉड दिस पॉइंट होम, क्योंकि पास्ट टेंस में है तो इसलिए ब्रॉड दिस पॉइंट होम, यानी ये बी आपका जो है ये इसका आंसर होगा। बाकी सारे आंसर आपके गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़ें। एज इफ इट हैड अ रस्टिक लुक फ्रॉम आउटसाइड, इनसाइड द होम वाज क्वाइट मॉडर्न। रस्टिक का मतलब है थोड़ा सा गांव का जो लुक है,
तो इसमें सेंटेंस में हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव वो जो मकान था, वो जो हाउस था, बाहर से उसका लुक रस्टिक था लेकिन अंदर से वो मॉडर्न था। तो इसमें हम क्या बता रहे हैं, इसमें हम एक तरह से कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं कि बाहर से उसका लुक रस्टिक था, लेकिन के थ्रू हम कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं, लेकिन अंदर से उसका लुक मॉडर्न था। तो इस कॉन्ट्रास्ट को इम्प्लाई करने के लिए हम इवन दो या दो शब्द का प्रयोग करते हैं। इवन दो थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है, और दो और इवन दो इन दोनों का ही मतलब एक ही है, लेकिन इवन दो हम जब लगाते हैं जब ज़्यादा हम उस पर प्रेशर देना चाहते हैं। तो यहां पर एज इफ लगा हुआ है। एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, तो एज इफ का कोई सेंस नहीं बन रहा है। यहां पर हम कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं, और कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए दो यहां पर ये सही रहेगा। इवन दो इसका मतलब होता है यद्यपि, ठीक है, यद्यपि वो मकान बाहर से गांव जैसा लगता था लेकिन अंदर से वो काफी मॉडर्न था। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, ये आपका सेक्शन 2 चल रहा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, इसको आप पढ़ें। आई न्यू इट वॉज बैड मैनर्स बट आई कुडंट हेल्प इंटरप्टिंग देयर कॉन्वर्सेशन। तो ये सेंटेंस है। अब इसमें ये जो बोल्ड पार्ट है, इसी पार्ट को केवल आपको करेक्ट करना है, पूरे सेंटेंस को करेक्ट नहीं करना। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में यही होता है कि कुछ पर्टिकुलर जो पार्ट होता है वो बोल्ड होता है, और उसको आपको मीनिंगफुली और ग्रामेटिकली दोनों ही तरीके से उसको आपको सही करना है। तो इस सेंटेंस का आंसर क्या है मैं बता देता हूं आपको। आपने सॉल्व कर लिया होगा और आंसर लगा लिया होगा। तो इस सेंटेंस का जो आंसर है वो है आपका नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक कुडंट हेल्प या कांट हेल्प, ये एक ग्रामेटिकल टर्म है, और इसका मतलब है कि ऐसा करने से कोई अपने आप को रोक नहीं सकता। जैसे यदि मैं बोलूं कि आई कांट हेल्प लाफिंग, तो इसका मतलब हुआ कि मैं अपने आप को हंसने से रोक नहीं सकता। ये सेंटेंस का मतलब है। तो चूंकि ये सेंटेंस पास्ट में है, देखिए यहां पर न्यू लगा हुआ है नो की जगह, तो ये सेंटेंस पास्ट में है, तो मैं यहां पर बोलूंगा कुडंट हेल्प। और कुडंट हेल्प के बाद ग्रामेटिकली स्पीकिंग हमेशा आईएनजी फॉर्म ही लगती है। तो ये भी एक फंडामेंटल आप ध्यान में रखिए। कुडंट हेल्प और कांट हेल्प के बाद वर्ब की हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो ये सेंटेंस सही है, और इसका जो आंसर होगा वो होगा ई। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा आपका ई। क्वेश्चन नंबर 8 को आप सॉल्व करें और इसका आंसर आप जल्दी से बताएं और उसको अपने रजिस्टर में लिख लें। उसके बाद आखिरी में आप जोड़ना इन सारे मार्क्स, आपके कितने मार्क्स आए। इंडिया डजंट ऑलवेज मीन टेक्नोलॉजी, फैशन, फिल्म और ब्यूटी कॉन्टेस्ट। तो ये सेंटेंस है, और ये जो बोल्ड पार्ट है इसको आपको करना है। इंडिया डज नॉट ऑलवेज मीन, ठीक है। तो इसको आप सही करें और इसका आंसर आप बताएं। ईमानदारी से आप लिखें उस आंसर को अपने रजिस्टर में। इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं। इसका आंसर होगा आपका ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। क्योंकि यहां मीन में, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें डजंट ऑलवेज मीन में एस लगा हुआ है इसमें, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट ये वाला ऑप्शन लगा सकते हैं बी, कंफ्यूज होकर ये वाला ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन मीन में एस नहीं आएगा। मीन में एस तब आएगा जब ये सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, ठीक है। डज नॉट के साथ मीन में एस नहीं लगेगा। डज नॉट में क्योंकि एस लगा हुआ है ना, डज में ई एस लगा हुआ है, इसलिए यहां पर मीन में एस नहीं लगेगा, और ये सेंटेंस सही है, और इसका आंसर होगा आपका ई, यानी नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है। ये कुछ और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 8 क्वेश्चन हो गए आपके। 9 और 10 क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप पढ़ें इसको, और केवल जो बोल्ड पार्ट है उसको आप करेक्ट करना है आपको। आई राइट टू शेयर ओनली दोज फ्यू एवरीडे मूवमेंट्स विच माई रीडर्स कैन आइडेंटिफाई विद। तो ये आपका सेंटेंस है। अब इसमें टू शेयर ओनली दोज की जगह क्या शब्द आएगा? दोज ओनली, टू शेयर ओनली दिस। देखिए दिस तो वैसे ही कट जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मूवमेंट्स की बात हो रही है, तो दिस तो यहाँ पर कट जाएगा। केवल दोज वाले पार्ट इसमें आ सकते हैं, ठीक है। और दोज वाले पार्ट में इसमें आपका सी वाला जो ऑप्शन है वो ग्रामेटिकली मीनिंगफुल अगर आपको बनाना है तो सही रहेगा। आई राइट ओनली टू शेयर दोज फ्यू एवरीडे मूवमेंट्स विच माई रीडर्स कैन आइडेंटिफाई विद। सो आई राइट ओनली टू शेयर, ये सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा आपका, ठीक है। ओनली को और जब आप टू शेयर से पहले लगाएंगे तो एकदम से मीनिंगफुली वो करेक्ट रहेगा। तो इसमें आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 में आपका आंसर होगा सी,
अब आप पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, वन एंड ऑल, ऑफ लेट बॉन्साई ट्रीज हैव अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ वन एंड ऑल। बॉन्साई ट्री ये जापान का ट्री है, बॉन्साई ट्री, और ऑफ लेट जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है रिसेंटली। ठीक है, इसका मतलब है रिसेंटली। तो रिसेंटली जो बॉन्साई ट्री है उसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। तो सभी के लिए हम बोलते हैं वन एंड ऑल। ठीक है, और वन एंड ऑल सही है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ई। तो आपके 10 क्वेश्चन हो गए इस मॉक टेस्ट में। ये है आपका सेक्शन 3, ये है पैरा जंबल, जिसमें एफ तक 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इसको आप सॉल्व करें और उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए जो टाइम, आइडियल टाइम है पूरे 5 क्वेश्चन के लिए जो आपको एग्जाम में देना चाहिए वो है 2.5 मिनट, यानी 150 सेकंड। ठीक है, 2.5 मिनट के टाइम में आपको इसको करना है, और 2.5 मिनट में यदि आप नहीं कर पाते हैं, इसको ज़्यादा टाइम लगता है 4 मिनट 5 मिनट, तो आपको डेफिनेटली इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो इसमें मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ इसको, और आपने यदि सॉल्व कर लिया है इसको तो अपना आंसर आप लिख लें इसको, या वीडियो को पॉज कर लें और फिर सॉल्व करें, और उसके बाद मेरा आंसर देखें आप मैं कैसे बता रहा हूँ, तो उसके बाद आप अपना टैली कर सकते हैं अपना आंसर। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस होगा, और फर्स्ट सेंटेंस अगर आपने निकाल लिया तो आपने 50% पैरा जंबल सॉल्व कर लिया। फर्स्ट सेंटेंस निकालना काफ़ी टिपिकल होता है, ठीक है, लेकिन IBPS क्लर्क में उतना कॉम्प्लिकेटेड पैरा जंबल नहीं आएगा, सिंपल पैरा जंबल ही आएगा। लेकिन सिंपल का मतलब है मॉडरेट, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल वो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, तो यहाँ से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक तरीके का कनेक्टर है। देयरफॉर से नहीं हो सकता, 10 से नहीं हो सकता। 10 का मतलब होता है कि हम जब समराइज करते हैं पैराग्राफ को, तो ये आखिरी में आ सकता है ये वर्ड, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये फर्स्ट हो सकता है सेंटेंस। ठीक है, लेकिन दिस इज प्रोबेबली बिकॉज, देखिए यहां पर हम बोल रहे हैं यदि आप दिस इज प्रोबेबली बिकॉज, तो दिस क्या होता है, दिस भी एक प्रोनाउन होता है। तो पैराजंबल में की जो ट्रिक्स के मेरे वीडियोस हैं वो आप जरूर देख लें, उसमें मैंने ट्रिक्स बताई हैं, और उस ट्रिक्स में मैंने ये बताया है कि पहले नाउन आएगा उसके बाद प्रोनाउन आएगा। ठीक है, तो दिस एक प्रोनाउन है, तो इसलिए ये सेंटेंस में पहले नहीं आ सकता। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि दिस इज प्रोबेबली बिकॉज, मतलब दिस जो है ये किसी सेंटेंस के स्थान पर आया है। दिस इज प्रोबेबली बिकॉज, ऐसा इसलिए है। ठीक है, इसमें हम बोल रहे हैं कि ऐसा इसलिए है, तो वो ऐसा जो है वो इससे पहले आना चाहिए। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका फर्स्ट नहीं हो सकता। अब देखिए ये, अब इसमें फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, टाइटल सेंटेंस जो होगा वो फर्स्ट होगा। या तो ये सेंटेंस आपका फर्स्ट हो सकता है सी, या फिर एफ हो सकता है। लेकिन एफ वाले में देखिए, एफ वाले में ये दीज लगा हुआ है, और दीज भी एक प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो ये जो मैं फंडामेंटल और बेसिक्स आपको बता रहा हूं, ये बेसिक्स यदि आपके क्लियर हो गए तो आप विद इन सेकेंड्स किसी भी पैराजंबल को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो दीज देखिए यहां पर एक प्रोनाउन है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। दिस प्रोनाउन है, फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। 10 से हम समराइज कर सकते हैं, फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। देयरफॉर और बिसाइड्स ये कनेक्टर हैं, फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, तो फर्स्ट सेंटेंस होगा आपका सी। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, यहां मैं लिखता जाता हूं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस होगा आपका सी, चिल्ड्रन ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन अपीयर टू बी स्मार्टर देन देयर अर्लियर काउंटर पार्ट। मतलब आज के जो बच्चे हैं वो ऐसा लगता है कि पुराने जमाने के जो बच्चे थे उनसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। ठीक है, तो सी हो गया। अब सी के बाद आप बताइए क्या होगा। सी के बाद होगा आपका, सी के बाद होगा, मैं बता देता हूं आपको, सी के बाद होगा आपका ई। ठीक है, सी के बाद होगा आपका ई। दिस इज प्रोबेबली बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर देयर इनडायरेक्ट लर्निंग। ठीक है, तो सी के बाद होगा ई। अब देखिए इसको मैं अगर समझाऊं आपको, देखिए यहां पर मैंने दिस लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर सी में एक सेंटेंस बोला हुआ है कि आज के बच्चे ज्यादा स्मार्ट हैं पुराने बच्चों से। अब यहां पर मैंने क्या बोला है, यहां पर बोला है दिस इज प्रोबेबली बिकॉज। यहां पर देखिए दीज नहीं है, दिस है। दिस का मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है ये किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस को, केवल एक सेंटेंस को रिप्लेस कर रहा है, तभी तो मैंने यहां पर दिस बोला है, नहीं तो यहां पर दीज होता। ठीक है, दिस है यहां पर। तो सी के बाद आपका
ई यहां पर आएगा। मतलब दिस इज प्रोबेबली बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर देयर इनडायरेक्ट लर्निंग। इनडायरेक्ट लर्निंग आज के बच्चों के पास काफ़ी हैं, जैसे जैसे नेट है या मोबाइल में एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं। तो ये बात काफ़ी हद तक सही है। तो सी ई आपका एक मैंडेटरी पेयर बन गया। अब सी ई के बाद क्या आएगा? सी ई के बाद आप लगा सकते हैं ए सेंटेंस लगा सकते हैं, बिसाइड्स दे गेट ए लॉट ऑफ एक्सपोजर टू नोवेल थिंग्स थ्रू मीडिया। ठीक है, अब देखिए यहां पर दिस इज प्रोबेबली बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर देयर इनडायरेक्ट लर्निंग। तो यहां पर साइड्स के बाद हम बोल रहे हैं दे, तो दे किसके लिए आया? बच्चों के लिए आया है यहां पर। तो इसलिए यहां पर ए सेंटेंस इसके बाद आप लगा दीजिए, ये सही होगा। और ए के बाद आप लगा दें, अब देखिए बिसाइड्स दे गेट ए लॉट ऑफ एक्सपोजर टू नोवेल थिंग्स थ्रू मीडिया। ठीक है, तो इसके बाद आप लगा दीजिए एफ, क्योंकि इसमें हम अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, सॉरी फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं कि बच्चों को फैसिलिटी मिल रही है। और एफ सेंटेंस देखिए आप, चिल्ड्रन ऑफ यस्टर ईयर्स डिड नॉट हैव दीज फैसिलिटीज। ठीक है, कौन सी फैसिलिटी? जो नोवेल थिंग्स की फैसिलिटी है, जो मीडिया के थ्रू मिल रही है, वो फैसिलिटी। तो सी ई के बाद आ जाएगा आपका एफ। ठीक है, और इसके बाद आप लगा दीजिए, इसके बाद आप लगा दीजिए देयरफॉर वाला सेंटेंस। देयरफॉर देयर मेंटल डेवलपमेंट डिड नॉट शो एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंस। क्योंकि पुराने बच्चों के पास फैसिलिटीज नहीं थी, तो इसलिए उनका जो मेंटल डेवलपमेंट था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन नहीं दिखाता था। तो यहां पर आप लगा दिए बी, और जो 10 वाला सेंटेंस है डी, उसको आप आखिरी में लगा दें, क्योंकि डी के थ्रू हम क्या है, समराइज करते हैं हमेशा। ठीक है, तो सी ई ए एफ बी डी, ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया, ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो इसको आपको 2.5 मिनट में करना है, लेकिन 2.5 मिनट से ज़्यादा इसमें आपको नहीं लगना चाहिए। तो सी ई ए एफ वी डी के बेस पे आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आपको रियल एग्जाम की प्रैक्टिस हो और आप कोई गलती ना करें। जैसे थर्ड सेंटेंस का पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। अब आप थर्ड सेंटेंस यहां पर देख लें, थर्ड सेंटेंस ए है। ठीक है, तो ए कहां पर दिया हुआ है? ए दिया हुआ है ई में। तो आपका आंसर ए नहीं होगा, आपका आंसर होगा ई, क्योंकि ई में ए दिया हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इसमें काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थर्ड सेंटेंस आपसे पूछा है और थर्ड सेंटेंस ए है, तो ए आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा ई। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, अब है लास्ट सेंटेंस पूछा है आपसे, तो लास्ट सेंटेंस कौन सा है? सी ई ए एफ बी डी, डी आपका लास्ट सेंटेंस है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सी, डी ना होते हुए आपका आंसर होगा सी, क्योंकि सी के अंदर डी दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट सेंटेंस? फर्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं, फर्स्ट सेंटेंस आपका सी है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा डी। ठीक है, सी ई ए एफ बी डी। अब आ जाइए इधर, सेकंड सेंटेंस क्या है आपका? सी ई है आपका सेकंड सेंटेंस, तो इसका आंसर होगा ए। और फोर्थ सेंटेंस कौन सा है? सी ई ए एफ, एफ आपका फोर्थ सेंटेंस है, तो आपका आंसर होगा मतलब बी आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपके ये 15 के 15 क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो गए। ठीक है, अब आपके जितने भी मार्क्स आए हैं माइनस मार्किंग मिला के, ठीक है, माइनस मार्किंग मिला के ईमानदारी से जितने भी आंसर आपका स्कोर बना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के प्लीज़ बताइए, और उस पर मैं आपका फीडबैक दूंगा। यदि 10 से ऊपर आपके नंबर आए हैं तो ये काफ़ी अच्छी स्कोरिंग मानी जाएगी और डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी स्कोरिंग। यदि 12 से 15 आए हैं आपके तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है आपकी, और सेक्शनल कट ऑफ आपका क्लियर होना ही होना है। 9 से 12 यदि आए हैं तो एक्सीलेंट है, सेक्शनल कट ऑफ होने के पूरे चांसेस हैं। 6 से 9 आए हैं तो वेरी गुड परफॉर्मेंस है आपकी, सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश का क्लियर हो जाएगा आपका। 4 से 6 आए हैं तो परफॉर्मेंस आपकी सेटिस्फैक्ट्री तो है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और आपका जो सेक्शनल कट ऑफ है वो डाउटफुल है यदि आपके 4 से 6 नंबर आए हैं। और यदि 4 से नीचे आए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और सेक्शनल कट ऑफ आपका हाईली डाउटफुल है। ठीक है, तो ये मैंने आपका स्कोरिंग बताया है। तो ये मॉक टेस्ट पार्ट 2 था, पार्ट 1 भी आप देख लें यदि आपने अभी तक नहीं देखा है, और उसके थ्रू आपकी डेफिनेटली बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपको। और इन मॉक टेस्ट को आप डेली देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट में प्लीज़ अपना स्कोर मुझे लिख के ज़रूर बताएं। और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर, फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किया है, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें।
और आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, ताकि आपको सफलता मिले। क्योंकि इस चैनल पर हम जो स्टफ़ डालते हैं सारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, सारा रिजल्ट ओरिएंटेड स्टफ़ होता है, और इसीलिए हमारे स्टूडेंट्स को इतनी तेज़ी से सफलता सभी एग्ज़ाम्स में मिल रही है। So thank you very much for watching this video, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.